Welcome students. Today we are going to study locomotion in amoeba for BSc Part 2. Locomotion in amoeba ये amoeboid प्रकार का जो चलन है, इसके लिए सबसे पहले एक नज़र हम अमीबा के स्ट्रक्चर पर देखते हैं। अमीबा में दो प्रकार के साइटोप्लाज्म में डिवाइडेड है, एक एक्टोप्लाज्म, एक एंडोप्लाज्म। बाहर वाला प्लाज्मा जेल थोड़ा सॉलिड होता है, अंदर वाला थोड़ा ज़्यादा लिक्विड होता है जिसे प्लाज्मा सॉल बोलते हैं। और इसमें कुछ उभार दिखाई दे रहे हैं जिनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और ये जो स्यूडोपोडिया है, जिसको कूटपाद बोलते हैं हिंदी में, यही उसके चलन के लिए जिम्मेदार होता है। अब कितने प्रकार के होते हैं कूटपाद या स्यूडोपोडिया? ये मुख्यतया 4 प्रकार के हैं: लोबोपोडिया, फाइलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया। ज़्यादातर ये प्रोटोजोआ के राइजोपोडा और स्पोरोजोआ वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोबोपोडिया। हम देखेंगे कि जो लोबोपोडिया है वो अंगुली की तरह सीधा निकलता है और इस प्रकार वो अमीबा में पाया जाता है अधिकतर। फिर दूसरा है फाइलोपोडिया। फाइलोपोडिया में आप देखो तो बहुत सारे तंतु धागेनुमा आकृतियां दिखाई दे रही हैं, पतली हैं, नुकीली हैं और शरीर के सभी दिशाओं में निकलती हैं। कुछ प्राणियों में शाखित भी होती हैं। ठीक है, ये अमीबा में पाई जाती हैं। फिर तीसरा है रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया इसको राइजोपोडिया भी कहते हैं। ये लंबे पतले धागेनुमा होती हैं और जाल के समान संरचना बनाती हैं ये। और ये ज़्यादातर भोजन को पकड़ने में काम में आती हैं, जैसे कि एल्फीडियम में। फिर है एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया ये लंबे पतले धागे के समान होते हैं और एक्टोप्लाज्म के बने हुए होते हैं। बीच में ये कठोर होते हैं, इनके अंदर एक सेंट्रल एक्सिस पाई जाती है और शरीर के चारों तरफ जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं उस प्रकार दिखाई देते हैं। ये गमन के लिए, चलने के लिए काम में नहीं आते, ज़्यादातर ये भोजन पकड़ने के लिए काम में आते हैं। और ये जो स्यूडोपोडिया होती है ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होते, ये अस्थायी संरचनाएं होती हैं और ये चलने के लिए काम में आती हैं। और लगभग जैसे अमीबा में हम देखें तो औसतन ये 0.02 से 0.03 मिलीमीटर पर मिनट की दर से गमन करता है अमीबा इसकी मदद से। अब हम देखेंगे स्यूडोपोडियल लोकोमोशन किस किस प्रकार के होते हैं, यानी कूटपादीय गमन। इसके अंदर विभिन्न साइंटिस्ट ने स्टडी करके और कुछ थ्योरीज दे रखी हैं। जैसे सबसे पहली है नंबर 1, लगभग 6 थ्योरीज दी हुई हैं। कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी, संकुचन जलीय सिद्धांत। शल्ट्स नामक वैज्ञानिक ने 1875 में ये दिया था और इसने कहा था कि जो अमीबा है उसमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों होते हैं। तो सबसे पहले एक्टोप्लाज्म संकुचन करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर आगे की ओर धकेलता है उसको, और इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर डालता है, तो कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। दूसरी है सरफेस टेंशन थ्योरी, पृष्ठ तनाव मत। ये बर्थोल्ड नामक वैज्ञानिक ने 1886 में दिया था और इसके अकॉर्डिंग जो जीव द्रव्य है ना प्रोटोप्लाज्म, वो उसके अंदर एक तनाव पैदा हो जाता है। जब तनाव पैदा होता है तो उसके कारण वो धरातल से कहीं एक स्थिति पे चिपक जाता है और बाकी का साइटोप्लाज्म उसकी ओर बहकर निकल जाता है। तीसरी है रोलिंग मूवमेंट थ्योरी, लुढ़काव मत। इसके अंदर आप फोटो में भी देख रहे हैं कि ये जेनिंग्स ने दिया था 1904 में और इसने कहा था कि जो अमीबा है उसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया
कि तरल से भरे हुए जैसे गोले होते हैं उस प्रकार लुढ़कने वाली गति अमीबा में इन्होंने ऑब्जर्व करी। इसके बाद देखेंगे चौथी थ्योरी, कॉन्ट्रैक्शन वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी। ये डेलिंजर ने दी थी सबसे पहले, और इसके अनुसार जो कोशिका द्रव है, साइटोप्लाज्म है, वो एक संकुचनशील पदार्थ होता है और इसकी वजह से ही ये मूवमेंट करता है। तो इसमें ये ऐसे सूडोपोडिया बनाता है कि वो बार बार टांग के समान जैसे चल रहा हो ऐसा दिखाई देता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि ये बार बार सूडोपोडिया बनाता है और ऐसा लगेगा जैसे ये चल रहा हो टांगों से। फिर पांचवी थ्योरी है सॉल जेल थ्योरी। इसमें ये हाइमन ने दी थी 1907 में। फिर पेंटेन और मास्ट नामक वैज्ञानिकों ने भी इसका समर्थन किया था। इसके अनुसार अमीबा में एक जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म, वो उसका जो गाढ़ापन है वो बदलता रहता है। कभी वो पतला हो जाता है, कभी वो गाढ़ा हो जाता है। इसीलिए इस सॉल और जेल परिवर्तन से ये आगे मूव करता है। जैसे कि पहला स्टेप होगा जब ये क्या करेगा कि जो अमीबा की बाहरी सतह है, झिल्ली है, वो किसी आधार सरफेस से चिपक जाती है। सेकेंड पॉइंट में क्या होगा कि ये जो सबसे पहले प्लाज्मा सॉल वहां पर आगे की ओर बह जाएगा, जहां वो चिपकेगी वहां पे सॉल्यूशन वाला पतला द्रवीकरण वाला पार्ट बहने लगेगा। फिर जब वो बह जाएगा तो आगे जाकर वो जेल में परिवर्तित हो जाएगा, तो हार्ड हो जाएगा। उसके बाद पीछे का हिस्सा गति करके आगे की ओर आएगा। फिर इस प्रकार से वो एक नया नया आगे सॉल और जेल के परिवर्तन से इसका मूवमेंट होता है। फिर है नेक्स्ट है फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी, वलनन एवं अवलनन का सिद्धांत। ये गोल्डेकर ने दिया था 1952, गोल्डेकर एंड लॉर्क ने। और इन्होंने बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और ये जो प्रोटीन चेन्स हैं, ये इनके जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में संकुचन व शीतलन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, कॉन्ट्रैक्शन में तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फोल्ड हो जाते हैं, और ये जैसा अभी पहले देखा था सॉल्यूशन वाली स्थिति है, सॉल प्रोटीन। और जब ये अनफोल्ड होते हैं, अवलन करते हैं, तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स खुल जाते हैं। इस काम में उन्होंने बताया कि ऊर्जा आवश्यक होती है, और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में इनको प्रोटोप्लाज्म से प्राप्त होती है। चित्र में भी आप देख रहे हैं, सबसे पहले आगे की ओर रीजन में मॉलिक्यूल्स अनफोल्ड हो रहे हैं, उसके बाद पीछे की ओर देखेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, अनफोल्ड होंगे तो वो जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो आगे बढ़ेगा, और पीछे की ओर जेल फॉर्मेशन होता है, वहां पर वो टाइट हो जाते हैं। तो जब भी टाइट हिस्सा है वो कभी बह नहीं सकता, लेकिन जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है जहां प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अपनी चेन से खुल जाते हैं, वो बहकर आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार स्टेप वाइज इसके अंदर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग की वजह से इसमें चलन होता है। थैंक्स।